हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल भी रही होगी। एग्जाम काफी पास आ चुका है। काफी ज्यादा आप लोग पैनिक कर रहे होंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे स्कोर अच्छा करेंगे, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं अपने कंपोनेंट के बारे में बात कर लेती हूँ, यानी कि आरबीडब्ल्यूएम के बारे में मैं डिस्कस करने आई हूँ कि किस तरीके से आप 75 प्लस स्कोर कर सकते हो आरबीडब्ल्यूएम में इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, जो लोग नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस दिए जाए आपको टाइमली मिलते रहे। तो सब्सक्राइब कर ले, चैनल्स को शेयर भी कर दें। आगे हम बात कर लेते हैं आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के बारे में। तो अब आप लोगों ने पढ़ाई कर ली होगी, जितना पढ़ना था सब कुछ कर लिया है। अब नाउ इट्स हाई टाइम कि अब आप चीजों का रिवीजन करना स्टार्ट करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट को लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किन्हीं को नहीं पता है कि आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट में आपके कितने चैप्टर्स हैं, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया भी लग जाए और जो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर अपीयर होने वाले हैं एग्जाम में उनको भी थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि सब्जेक्ट्स में कितने कितने चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे बाइफरकेट किया हुआ है। ओके, तो चलिए यहाँ पर अगर मैं आरबीडब्ल्यूएम की बात करूँ ना, तो टोटल 26 चैप्टर्स है। ठीक है, 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किए हुए हैं और 4 आपके एडिशनल चैप्टर्स है। तो मिला लेंगे आप तो 30 चैप्टर्स आपके आरबीडब्ल्यूएम के बनते हैं। अब सवाल ये आता है कि 30 चैप्टर है, बहुत सारे लोगों ने पूरा का पूरा अभी चैप्टर्स कवर भी नहीं किया होगा। हो सकता है 60 से 70% उन लोगों ने टॉपिक्स को पढ़ा होगा, बाकी अभी रह गया है। तो अब आपको क्या करना है, जितना भी 60 से 70% आपने जो चैप्टर्स टॉपिक्स को कवर किया है, अब उसको रिवाइज करने का टाइम आ चुका है। नया कोई भी टॉपिक आपको अभी नहीं उठाना है। ठीक है, नया टॉपिक उठाएंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, तो नया टॉपिक्स पे आपको नहीं जाना है। थोड़ा सा मॉड्यूल वाइज ब्रेकडाउन देख लेते हैं। देखिए, मॉड्यूल ए जो है आपको उसमें 4 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। मॉड्यूल बी रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, टोटल 12 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। मॉड्यूल सी सपोर्ट सर्विसेज, टोटल आपको 6 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। मॉड्यूल डी का नाम है वेल्थ मैनेजमेंट, इसमें आपको 4 चैप्टर्स है और प्लस आपका एडिशनल रीडिंग मटेरियल है, एंड उसको मिला दीजिएगा तो टोटल आपके 8 चैप्टर्स होते हैं। अभी जो हमारा टाइम है इसमें हमको कौन सा टॉपिक छोड़ना है और कौन से टॉपिक को ज्यादा रिवाइज करके पढ़ना है, वो ज्यादा यहाँ पर हमें फ्रूटफुल होने वाला है। मैंने पहले भी आपको वेटेज बताया था कि 65 से 70% जो आपका क्वेश्चन है ना, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी से आता है। ऑब्वियस रीजन है, मॉड्यूल बी में नंबर ऑफ चैप्टर्स भी आपके ज्यादा है और मॉड्यूल डी आपका वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इन दोनों चैप्टर से आपके काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे जाते हैं। मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी की बात करूं तो काइंड ऑफ आप देखोगे कि सिमिलर ही रहता है। कभी मॉड्यूल ए का वेटेज ज्यादा हो जाता है, कभी मॉड्यूल सी का। तो दोनों को हम एक जैसा ही वेटेज लेकर के चलते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर अभी आपको स्टार्ट करना है, रिवीजन करना है, तो रिवीजन कब कौन से मॉड्यूल से आपको स्टार्ट करना है, तो देखिए मॉड्यूल बी से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होती, मैं एग्जाम्स दे रही हूं, तो मॉड्यूल बी को सबसे पहले कवर करूंगी, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज्यादा है, टाइम भी इसमें ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बोलने वाली हूं कि जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, हम मॉड्यूल बी में सिर्फ उसी टॉपिक को कवर करेंगे, बाकी को हम स्किप भी कर सकते हैं। सिमिलरली आपको मॉड्यूल डी के साथ भी ऐसे ही करना है, मॉड्यूल सी भी वैसे ही कवर करना है और मॉड्यूल ए को भी उसी तरीके से कवर करना है। अब जब आप मॉड्यूल वाइज यहां पर चैप्टर्स को फिनिश कर रहे होगे, तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज आप एमसीक्यू लगा लो एंड मॉड्यूल वाइज एमसीक्यूज लगा लो और लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे देना। ठीक है, जिसमें आपको चारों मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस होंगे। तो अब आपको गाइडली ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है कि आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करता है। जिनको भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करना है, मैंने यूट्यूब पे आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लेकर के आई हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को देखना है, खुद से उस क्वेश्चन का आंसर लगाना है, फाइंड आउट करना है कि वेदर आपने सही आंसर लगाया है कि नहीं। बाद में मेरा आंसर आप देख लेना कि कौन सा आपका करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना आपने रिवीजन कर लिया है और कितना अभी रिवाइज करना आपको बाकी है। तो आप चैप्टर वाइज यूट्यूब चैनल से लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट चाहिए, तो आपको गाइडली के पेड बैचेस को एनरोल करना पड़ेगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सारे के सारे मॉड्यूल को मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। रिवीजन करते ही टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ताकि आप एनालाइज कर सको कि अभी आपने कितना रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तभी आप एक अच्छा स्कोर 75 प्लस स्कोर कर सकते हो आरबीडब्ल्यूएम में, या आप किसी भी सब्जेक्ट में
अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको हर मॉड्यूल को पढ़ने के बाद, हर चैप्टर को पढ़ने के बाद एमसीक्यूज को जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा हम टॉपिक्स वगैरह देख लेते हैं कि मॉड्यूल ए के चारों चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक है और कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन हम स्किप कर सकते हैं अभी एग्जाम टाइम में। आपका जो मॉड्यूल ए है उसमें आपके 4 चैप्टर्स आते हैं, तो आप चैप्टर नंबर 2 और 3 को, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, उसी को आपको कवर करना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है। इसके कुछ टॉपिक्स है, आगे मैं दिखाऊंगी कि चैप्टर 2 के कौन से टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड चैप्टर 3 के कौन से पूछे जाते हैं। लेकिन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 4 इज मस्ट, पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली अगर आप मॉड्यूल बी पे जाओगे तो मॉड्यूल बी में मैंने कुछ चैप्टर्स हाईलाइट किए हैं, ये पूरे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं एनी हाउ। इसलिए मैं कह रही थी मॉड्यूल बी में एक तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स है, वेटेज भी इसका ज्यादा है, तो सबसे पहले अगर आप रिवीजन स्टार्ट करो मॉड्यूल बी से स्टार्ट करो। यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स चैप्टर हैं जो आपको पूरा का पूरा कवर करना है। बाकी के जो चैप्टर्स है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आगे बताएंगे, उसको आपको कवर करना है। सिमिलरली आपके लिए मॉड्यूल सी का होगा और मॉड्यूल डी का होगा। एडिशनल से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा चैप्टर्स स्किप कर सकते हो। अदरवाइज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ा चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो आप वो भी देख सकते हो। वही अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जाओगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। एल्स आपके पास टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका मॉड्यूल डी चारों इंपॉर्टेंट है, तो मॉड्यूल बी को कवर करने के बाद ना फटाक से आपको मॉड्यूल डी पे आ जाना है और मॉड्यूल डी के चारों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। अगेन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मॉड्यूल ए के चारों चैप्टर्स के मैंने जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट उसको यहां पर लिख दिया है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब जैसे मैं चैप्टर नंबर 2 की बात कर लूं तो चैप्टर 2 में आपको पढ़ना क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। बेसिकली ये होल चैप्टर ही आपका हो गया, छोटा सा चैप्टर है मॉड्यूल चैप्टर नंबर 2, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है और इसको मैंने यूट्यूब पे भी आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो आपको जो है चैप्टर 2 में ये कवर करना है। चैप्टर 3 की बात करूं तो आप इसमें बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल एंड रिटेल वर्सेस कॉर्पोरेट बैंकिंग के डिफरेंस को आप देख लेना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अपार्ट फ्रॉम रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन चैप्टर और चैप्टर नंबर 4, इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब जैसे ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखोगे तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एक बार आपको पढ़ना है। लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी 3 होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको पढ़ना है। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड स्टेप्स टू इंप्रूव ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको कवर करना ही करना है। तो बाकी अगर पूरे चैप्टर्स को आप स्किप करते हो, इस टॉपिक को भी पढ़ते हो तो काफी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो सिमिलरली आपको सारे मॉड्यूल्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखा है, चाहो स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना है अभी एग्जाम से पहले। और इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं गाइस। मॉक टेस्ट को ना आप लोग लाइटली मत लो, टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, यानी कि आपको कितना रिवाइज करना है और कितना आपने कर लिया है। सिमिलरली मॉड्यूल सी का है एंड सिमिलरली आपके मॉड्यूल डी का भी है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। कुछ टिप्स दे देती हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम्स के लिए अभी पढ़ना है। तो देखिए सबसे लेट आपका ये एग्जाम होने वाला है, यानी कि 4th नंबर ऑफ पेपर है आपका आरबीडब्ल्यूएम का, सभी को पता होगा 18 मई को आपका ये पेपर है, ठीक है। 11 मई को आपका एएफएम का पेपर है। उसके बाद आपके पास एक वीक तो बच ही रहा है ना, एक वीक बच रहा है। अब इस एक वीक को आपको यूटिलाइज करना है। आपको आरबीडब्ल्यूएम में सबसे अच्छे स्कोर लाने हैं, 75 प्लस स्कोर का टारगेट रखो गाइस, ठीक है। आरबीडब्ल्यूएम इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। रीजन, जो आप आरबीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो वो आप अपने बैंक्स में भी करते हो काम, डेली वर्क्स में आपके ये काम यूटिलाइज में आते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको, 18 मई को है तो 11 मई तक तो आप बिजी हो क्योंकि 5th मई से आपका पेपर है, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप 10 दिन पहले से सिर्फ आईएएफएससी पढ़ रहे होगे, ठीक है। टिल 11 मई तक आप सिर्फ और सिर्फ आईएएफएस, पीपीबी एंड एएफएम पढ़ोगे। उसके बाद का तो 6 दिन आपका आरबीडब्ल्यूएम का है ना, उस 6 दिन में आपको क्या करना है, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल डी, मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल ए, फटाक से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी मैंने आपको दिखाया उसको कवर करना है। कवर करने के बाद आपको क्या करना है,
प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है आपको, किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, क्या मुझसे सॉल्व हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। जितना ज्यादा एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस आएगा, उतना अच्छी तरीके से आप एग्जाम में जाकर के खुद को प्रेजेंट कर पाओगे। अदरवाइज जब हम मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। दिमाग में ऐसा रहता है कि क्वेश्चंस का आंसर तो पता है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कौन सा है, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, उस आपके पैनिक को हटाने के लिए एग्जाम टाइम में आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स है कि आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, एंड देन आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। बहुत अच्छी तरीके से आप आरबीडब्ल्यू में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, अभी आपको कोई भी नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपने नोट्स बना लिए हैं मोर देन सफिशिएंट है। आपको वैसे भी गाइडली पीडीएफ्स प्रोवाइड करता है। यूट्यूब का भी फ्री आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। पेड बैच में पूरी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाती है। आप देखोगे कि बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट में आप लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज में पूरे के पूरे पीडीएफ्स को बनाया गया है। तो आप उस नोट्स को भी रिफर कर सकते हो। उसी में आप क्या करना, हाईलाइट कर लेना जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो टॉपिक थोड़ा टफ हो रहा है, आपको लगता है कि आपको बाद में इसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको आप हाईलाइट कर लो रेड से, ग्रीन से, जैसा आपको मन करे उसको हाईलाइट कर लो। जो इजी वाला है उसको सबसे पहले कवर करके खत्म करो उसको। जो मॉडरेट लेवल बच जाएगा, मॉडरेट लेवल में क्या होता है, मॉडरेट लेवल में ये होता है कि एक बार पढ़ा और दूसरी बार पढ़ेंगे तो वो तो समझ में आ जाना है। तो मॉडरेट लेवल को कवर करना है। इजी और मॉडरेट लेवल को साथ में कवर करो। जो टफ वाला बच जाता है उसको हाईलाइट्स करके रखो, बाद में उसको आपको रिवाइज करना है। अभी कोई भी नया टॉपिक मत उठाना किसी भी कंपोनेंट में। जितना पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करे, उसी का मॉक टेस्ट लगाए, उसी के नोट्स को देखे बार बार। जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स को रिफर करें। जो लोगों ने नहीं बनाया है, पीडीएफ्स है गाइडली का, आप गाइडली के पीडीएफ्स को भी, या जिनके भी पीडीएफ्स को, जिन भी एजुकेटर जिसको भी आप फॉलो करते हो, उनके आप पीडीएफ्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। डाउट होता है तो कमेंट सेक्शंस में पूछ लो। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छी तरीके से आप एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लोगे। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से शेड्यूल को अपने बनाते हो फॉर ऑल द 4 कंपोनेंट्स। इसके अलावा गाइडली के यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे टोटल आरबीडब्ल्यूएम का फुल सिलेबस कवर करा दिया है मैंने, चैप्टर नंबर 26 तक। एडिशनल का चैप्टर नंबर 27 जा चुका है। अपकमिंग डेज में बाकी जो 3 बचे हैं वो भी चला जाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ। 26 तक के मैंने पीडीएफ्स भी आपके टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनवा दिया है। एमसीक्यूज के हमारे सीरीज चल रहे हैं, टिल चैप्टर 12 तक के आपके पूरे के पूरे सीरीज भी जा चुके हैं गाइस। प्लेलिस्ट भी बनवा दिया है। पढ़ो आप लोग, जितना पढ़ा दिया है मोर देन सफिशिएंट है। रिवाइज करो, 2x की स्पीड पे देखो, जिस स्पीड में आपको देखना है देखो, रिवाइज करो, ठीक है। नोट्स है आपके पास, नोट्स को देखो, जितना पढ़ लिया है रिवाइज करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है। तो अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस। जो लोग भी इस बार मई 2025 एग्जाम्स को दे रहे हैं, आई होप आप सभी फर्स्ट अटेम्प्ट में जैब एग्जाम्स को क्लियर करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। कोई भी कोर्स रिगार्डिंग जानकारी लेनी है तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा 15 अप्रैल से एक बैच आ रहा है, क्रैश कोर्स। तो जैब 2025 क्रैश कोर्स आ रहा है। अगर आपको इनरोल करना है तो आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन बैच। तो आपका ट्यूसडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। रिवीजन बैच है जिसमें हम आपको रिवाइज कराएंगे कॉन्सेप्ट्स को, और बहुत सारे एमसीक्यूज को हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से अगर चाहें तो आप उसको इनरोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।